हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य शिक्षा के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 12वीं के फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, आज से हम लोग फिजिक्स का स्टार्टिंग करेंगे और सबसे पहले आज की हमारी जो हेडिंग रहेगी उसका नाम है आवेश। ठीक है, आज की हमारी सबसे पहली हेडिंग है आवेश। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग चार्ज। ठीक है, आवेश को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं चार्ज। कि चार्ज क्या होता है, आज हम लोग पूरा इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि चार्ज क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चार्ज की बात करते हैं कि आवेश क्या होता है। तो एक वर्ड होता है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मूलभूत गुणधर्म क्या होता है। मूलभूत गुणधर्म, ठीक है, एक शब्द है मूलभूत गुणधर्म। मूलभूत गुणधर्म का मतलब होता है कि अगर कोई चीज है, उसमें है, तो उस पे आप ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते कि क्यों है। जैसे अगर मान लो द्रव्यमान की बात करी जाए, अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो कहते हैं कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है या किसी वस्तु में द्रव्यमान है, 1 किलो है, 2 किलो है, तो क्यों है हम उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है हम उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो उस चीज को नाम लेते हैं, उसमें मूलभूत गुणधर्म कहते हैं। कि द्रव्यमान जो है किसी वस्तु का जो है मूलभूत गुणधर्म होता है। और ये करता है क्या है द्रव्यमान, कि आपको गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानकारी देता है। द्रव्यमान जो है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानकारी देता है। या तो ये उसको उत्पन्न करता है, या अगर कहीं पे गुरुत्वाकर्षण बल पहले से है, द्रव्यमान क्या करता है, या तो गुरुत्वाकर्षण बल को उत्पन्न करता है। अगर बाय द वे कहीं गुरुत्वाकर्षण बल पहले से उपलब्ध है तो उसका अनुभव कराता है। ठीक है, उसका अनुभव कराता है। तो द्रव्यमान का मूलभूत गुणधर्म जो है, या फिर किसी वस्तु का जो मूलभूत गुणधर्म होता है, वो दो तरीके से कहते हैं। एक तो द्रव्यमान हो गया। तो द्रव्यमान क्या करता है कि किसी वस्तु के ऐसा मूलभूत गुणधर्म है जो गुरुत्वाकर्षण बल को या तो उत्पन्न करता है या उसके अनुभव को बताता है कि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक वैसे ही आपका जो आवेश होता है किसी वस्तु का जो है मूलभूत गुणधर्म होता है। आवेश जो है किसी वस्तु का मूलभूत गुणधर्म होता है। दूसरी चीज, जैसे आपका द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण बल को या तो उत्पन्न करता है या फिर उसका अनुभव कराता है, ठीक वैसे ही आपका जो आवेश है ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। वैद्युत क्षेत्र, और एक होता है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र या फिर चुंबकीय क्षेत्र या तो उसको उत्पन्न करता है, और अगर कहीं पहले से उत्पन्न है तो उसका अनुभव कराता है। ठीक है, ये आवेश का काम होता है। बेसिकली आवेश क्या होता है, तो आवेश किसी वस्तु का मूलभूत गुणधर्म होता है जो वस्तु के वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव कराता है या फिर उत्पन्न करता है। ठीक है, ये होता है आवेश। अच्छा, आवेश को अगर दिखाने की बात करी जाए कि आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो बेसिकली आवेश को या तो आप स्मॉल क्यू से दिखा लो या फिर आप कैपिटल क्यू से दिखा लो। ठीक है, आवेश को या तो आप स्मॉल क्यू से दिखा लो या फिर आप उसे कैपिटल क्यू से दिखा लो। ठीक है, ये होता है आपका आवेश। बराबर। अच्छा, अगली बात करते हैं कि अगर मान लो सपोज, इंपॉर्टेंट है, नोट करके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो आपका आवेश कहीं पे रुका हुआ है, कहीं पे रुका हुआ है उसका मतलब क्या है, जो इसकी वेलोसिटी होगी वो कितना होगा, 0। अगर आपका आवेश कहीं पे रुका हुआ है उसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 है, शून्य है। ठीक है, तो अगर आपका आवेश कहीं पे रुका हुआ है तो ध्यान देना, वो सिर्फ और सिर्फ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर आपका आवेश रुका हुआ है, किसी जगह पे रुका हुआ है, तो वो केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और उस केस में उसको हम लोग नाम देते हैं स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी, उसका नाम देते हैं स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, ये पहली नोट करने वाली पॉइंट है कि अगर आपका आवेश कहीं पे रुका हुआ है तो वो केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और उसको नाम देते हैं स्थिर वैद्युतिकी। अंग्रेजी में कहते हैं इसको
इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, अंग्रेजी में इसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो आप स्टार्टिंग से फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर में पढ़ने वाले हो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, पूरा डिटेल इसी के बारे में रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज, ये तो पहली पॉइंट होगी। दूसरी होगी कि अगर बाय द वे आपका आवेश एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, अगर आपका आवेश एक नियत वेग से गति कर रहा हो, अगर नियत वेग से गति करेगा इसका मतलब क्या है, नियत का मतलब होता है फिक्स वेलोसिटी से, जैसे अगर वो 20 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, अगर आपका आवेश 20 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल रहा है तो उतनी ही स्पीड से चलता रहेगा, आप उसको चाहे जहां पे लेके चले जाओ, ठीक है, उसको चाहे जिधर लेके चले जाओ, वो 20 किलोमीटर पर स्पीड से चल रहा है तो उसी के हिसाब से वो चलता रहेगा, उसको कहते हैं नियत स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी कहते हैं उसको, ठीक है। तो अगर आपका आवेश नियत चाल से चलेगा, नियत वेग से गति करता है, तो वो आवेश जो है वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा, पहली चीज वो वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करता है, साथ साथ में वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करता है, साथ साथ में वो क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, ठीक है। और उस प्रोसेस को नाम देते हैं वैद्युत चुंबकीय, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं उसको नाम देते हैं शॉर्ट फॉर्म में वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र, इंग्लिश में कहते हैं तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इंग्लिश में इसका नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, या फिर एक नाम और होता है, या तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो बिजली गति विज्ञान, बिजली गति विज्ञान, इसलिए क्योंकि वैद्युत का मतलब होता है बिजली, वैद्युत का मतलब होता है बिजली, इलेक्ट्रिक, तो आप इसको बिजली गति विज्ञान भी बोल सकते हो या फिर वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र भी बोल सकते हो। तो जब आपका आवेश जो है एक नियत वेग से गति करता है, ठीक है, तो वो वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, ये बात याद रहेगी। तीसरी पॉइंट, जो इसकी तीसरी पॉइंट है वो क्या कहता है कि अगर आपका आवेश अनियमित वेग से गति करे, ठीक है, आपका आवेश अनियमित वेग से गति करे, अगर उसका वेग नियत ना हो, मतलब मान लो पहले वो 20 की स्पीड से चल रहा था, फिर धीरे धीरे बढ़ के 30 हो जाए, फिर बढ़ के 40 हो जाए, फिर बढ़ के 50, तो उसका अगर वेग, उसकी वेलोसिटी अगर फिक्स नहीं है कि वो 20 से चलेगा कि 30 से चलेगा कि 40 से, अगर हर एक सेकेंड या फिर हर एक हावर में उसकी स्पीड अगर बढ़ती चली जाए 20, 30, 40, 50, अगर वो उसकी वेलोसिटी कंफर्म नहीं है कि किसी स्पीड से चलेगा, तो उसको नाम देते हैं कि वो अनियमित वेग से गति करता है, ठीक है, अनियमित वेग से गति करता है। तो अनियमित वेग से गति करता है तो ध्यान रखना वो वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा, पहली चीज कि उसका काम तो है वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना, उसके बाद वो उत्पन्न करेगा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। अब अगर अनियमित वेग से गति करता है, वो ऊर्जा विकिरण उत्पन्न करता है, ऊर्जा विकिरण उत्पन्न करता है। ऊर्जा विकिरण का मतलब होता है कि वो तरंग के रूप में चलती है, जो ऊर्जा विकिरण है वो तरंग के रूप में चलती है, ऊर्जा विकिरण मतलब उसमें से ऊर्जा बाहर निकलती है, वो ऊर्जा जो बाहर निकलती है वो तरंगों के रूप में चलती है, तो उसको नाम देते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग, वैद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव कहते हैं इसको, ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंग या फिर कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या थी कि अगर आपको आवेश के बारे में बताना है तो आवेश किसी वस्तु का मूलभूत गुणधर्म होता है जो क्या करता है, वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि नोट पॉइंट में कि आवेश को आप स्मॉल क्यू से दिखाते हो या फिर उसको आप कैपिटल क्यू से दिखा लो, ठीक है। पहली नोट पॉइंट थी कि अगर आपका आवेश कहीं पे रुका हुआ है, स्थिर है, उसका मतलब है कि वो केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है, अगर आपका आवेश कहीं पे रुका हुआ है तो केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर आपका आवेश एक नियत वेग से गतिमान, एक
नियत स्पीड से चल रहा है तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न तो करेगा, साथ साथ में वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, और उसको हम लोग नाम देते हैं वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र, या फिर कहते हैं बिजली गति विज्ञान। और एक तीसरी पॉइंट है लास्ट की, अगर आपका आवेश अनियमित वेग से गति करे कि हर सेकेंड या हर एक हॉर में उसकी स्पीड जो है बढ़ती चली जाए, तो उसको कहते हैं अनियमित वेग से गति करे। और अगर वो अनियमित वेग से गति करेगा तो वो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और साथ साथ में ऊर्जा विकिरण उत्पन्न करता है जो कि तरंग के रूप में चलती है। ठीक है, और उसको हम लोग नाम देते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग, अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ये थी आवेश की नॉर्मल डिफिनीशन, या फिर कह सकते हो नॉर्मल इंट्रोडक्शन। ठीक है, अभी इसको आप लोग नोट करें, फिर हम लोग बात करेंगे कि आवेश के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार का होता है आवेश। ठीक है, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अगला हेडिंग रहेगा हम लोग का आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक है, देखो नॉर्मली तो कहते हैं आवेश दो टाइप्स का होता है। नॉर्मली कहते हैं आवेश दो टाइप्स का होता है आपका, एक होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है आपका नेगेटिव चार्ज। पर एक की बात और करते हैं, एक होता है उसमें उदासीन। ठीक है, एक उसमें और मिलता है, उसको नाम देते हैं हम लोग उदासीन। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो अगर आवेश के प्रकार की बात करी जाए तो आवेश नॉर्मली दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश, और जो तीसरा होता है उसको हम लोग कहते हैं उदासीन। ठीक है, उदासीन मतलब न्यूट्रल। तो सबसे पहले बात करते हैं धनावेश क्या होता है। सपोज आपके पास में एक सोडियम परमाणु है। ठीक है, सोडियम परमाणु, और दूसरा जो है आपके पास में क्लोरीन परमाणु है। ठीक है, एक है सोडियम परमाणु और दूसरा है क्लोरीन परमाणु। अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम आपका आता है 11 नंबर पे। ठीक है, सोडियम 11 नंबर पे आता है, और अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो आपको मिलता है 281। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281। और अगर बात की जाए कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने प्रोटॉन्स हैं, तो आप देख के भी बता सकते हो। 2 8 2 10 1 11, मतलब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें 11 प्रोटॉन्स है, बराबर। ठीक वैसे अगर क्लोरीन की बात करी जाए तो क्लोरीन आपका आता है 17 नंबर पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है इसका 2 8 7। और अगर इसमें बात करी जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन्स हैं, तो 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन, क्योंकि जो परमाणु होता है, जो आपका एटम होता है, एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स होते हैं, उसको एटम नाम देते हो। ठीक, अब सुनना, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, उसी को कहते हैं हम लोग उदासीन। ठीक है, उसी को नाम देते हैं हम लोग उदासीन, कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और जितने प्रोटॉन, उसी को नाम देते हैं उदासीन। मतलब उदासीन आवेश का मतलब होता है कि वस्तु में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने प्रोटॉन्स होंगे, तो दोनों आपस में अगर ऐड करोगे तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो माइनस में चलता है और प्रोटॉन जो होता है प्लस में चलता है, तो प्लस और माइनस मिलके कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो कहते हैं जो उदासीन है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, उदासीन वस्तु पे कोई आवेश नहीं होता। इसका मतलब है कि उदासीन में जितने धनावेश होंगे या फिर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने उसमें प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, एक बात तो क्लियर होगी कि उदासीन का मतलब होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन्स होंगे और वो दोनों आपस में कैंसिल होंगे, तो दोनों की वैल्यू 0 आती है। ठीक है, अगली बात करते हैं हम लोग धनावेश की। तो अगर आपके पास में सोडियम परमाणु है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 1। ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। अब अगर सोडियम को अपना ऑक्टेन, अष्टक कहते हैं हिंदी में, सोडियम को अगर अपना ऑक्टेन पूरा करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो ये दो काम कर सकता है। सुनना, ऑक्टेन पूरा करने के लिए सबसे लास्ट वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ये रूल होता है कि अगर किसी भी एलिमेंट का ऑक्टेन पूरा करना है तो कम से कम एकदम लास्ट वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, सोडियम के पास में लास्ट वाले सेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको अगर अपना ऑक्टेन पूरा करना है तो इसको या तो ये दो काम कर सकता है,
या तो एक को किसी को दे दे, अगर एक किसी को दे देता है तो लास्ट वाली सेल में 8 पहुंच जाएगा। या फिर दूसरा काम इसके पास ये है कि किसी से 7 ले ले, ठीक है, या तो एक किसी को दे दे तो 8 हो जाएगा, या फिर 7 किसी से और ले ले तो भी इसका 8 कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इसका ऑक्टेन पूरा हो जाएगा। अब सुनना, मजेदार बात ये कि अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी को देना है तो कम एनर्जी खर्चनी पड़ती है, और अगर किसी से 7 इलेक्ट्रॉन लेना है तो ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो लेने के मुकाबले में जो 7 इलेक्ट्रॉन लेना है उसके मुकाबले में एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, आराम से डोनेट कर देता है। और जब आराम से किसी को दे देता है तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, सोडियम जो एटम है आपका, ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन को बाहर करता है ये सोडियम एटम के ऊपर एक प्लस चार्ज आता है। एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करने से इसके ऊपर एक प्लस आया, अगर ये 2 करता तो इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज आते, ठीक है। तो इसने जब एक इलेक्ट्रॉन को दान करा, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन के त्याग करने से क्या हुआ, इधर पॉजिटिव आया, सोडियम जो हो गया आपका पॉजिटिव बन गया, मतलब धनावेश आ गया। इलेक्ट्रॉन के त्याग करने से धनावेश का निर्माण हुआ। ठीक वैसे ही आपका जो क्लोरीन परमाणु था, अगर इसको अपना ऑक्टेन पूरा करना है तो या तो 7 किसी को दे दे तो ऑक्टेन पूरा, या फिर एक किसी से ले ले तो भी इसका ऑक्टेन पूरा। तो अब ये क्या करेगा, तो सोडियम क्या करता है, 7 किसी को देने से अच्छा है एक उधार ले लेता है, ठीक है। 7 किसी को देने से अच्छा है एक क्या करता है, उधार ले लेता है। अब एक किसी से लेगा, सुनना, क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया, और जैसे ही इसने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर माइनस का चार्ज आता है, और एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर एक माइनस चार्ज आएगा, बराबर। अब एक माइनस चार्ज आया, इसका मतलब कि इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा और उसके बाद इस पे ऋणावेश आ गया। इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से इस पर ऋणावेश आ गया। एक तरीके से और बता सकते हो आप, ये जो सोडियम था ये आपका एक मेटल है, सोडियम जो है आपका एक मेटल है, और क्लोरीन जो है आपका एक नॉन मेटल है, ठीक है। तो मेटल का भी काम यही होता है कि अपने एटम से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। और मेटल क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो ठीक वही काम हुआ है कि सोडियम में अपना ऑक्टेन पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा, एक इलेक्ट्रॉन का दान किया, तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आया। इससे पता चला कि इलेक्ट्रॉन के त्याग करने से धनावेश का निर्माण होता है, इलेक्ट्रॉन के त्याग करने से धनावेश का निर्माण होता है। ठीक वैसे ही क्लोरीन ने क्या करा, अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा, और इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से ऋणावेश का निर्माण होता है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि धनावेश क्या होता है और ऋणावेश क्या होता है, तो जब भी कोई वस्तु, जब भी कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो धनावेश का निर्माण होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ऋणावेश का निर्माण होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और उदासीन की बात करें तो उदासीन का मतलब होता है कि वस्तु पे जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने उसमें प्रोटॉन्स होंगे, ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अगली चीज है कि ध्यान से देखना, जो सारा काम हुआ है इसमें, जो भी काम इसमें इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान वाला काम हुआ है, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन ने भागीदारी ली है, इलेक्ट्रॉन ने हिस्सेदारी करी है, प्रोटॉन का उसमें कोई यूज नहीं हुआ है ना। बात पता है कि प्रोटॉन का उसमें कोई यूज नहीं हुआ, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन आपका चल फिर सकता है, ठीक है। किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा सकता है और किसी से इलेक्ट्रॉन लिया जा सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह तक स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह तक स्थानांतरित किया जा सकता है तो उसको कहते हैं कि अगर आपको आवेश की संकल्पना देनी हो, आवेश की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ चार्ज, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ चार्ज, अगर आपको बताना हो कि कंसेप्ट ऑफ चार्ज किसके आधार पे देते हैं, इलेक्ट्रॉन के आधार पे कि प्रोटॉन के आधार पे, तो आप नॉर्मली बताओगे
इलेक्ट्रॉन के आधार पे। कंसेप्ट ऑफ चार्ज किसके आधार पे दिया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन के आधार पे। क्यों दिया जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है आपका एक जगह से दूसरी जगह तक स्थानांतरित हो जाता है, चला भी जाता है और वापस भी आ जाता है, उसके दोनों काम हो सकते हैं। ठीक है। हाँ, एक चीज और, अगर ये कहा जाए कि प्रोटॉन्स के आधार पे क्यों नहीं दी जाती, मतलब कंसेप्ट ऑफ चार्ज, आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पे क्यों नहीं दी जाती, तो बेटा प्रोटॉन के आधार पे इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि इसका पहला रीजन है, ये जो प्रोटॉन होता है ये आपके न्यूक्लियस में पाया जाता है। प्रोटॉन जो होता है एटम के न्यूक्लियस में होता है, एकदम नाभिक के पास, नाभिक में ही होता है। अब ये नाभिक में होने के कारण नाभिक से ये प्रबल नाभिकीय बल से बंधा होता है, प्रबल नाभिकीय बल से बंधा होता है। ठीक है। प्रबल नाभिकीय बल से बंधे होने के कारण ये कहीं पर भी आ जा ही नहीं पाता, ना तो उसका कहीं पे जाना होता है ना कहीं पे इसका आना होता है, वो वहीं का वहीं रह जाता है। तो जब इसका आदान प्रदान ही नहीं हो सकता, जब ये चल फिर ही नहीं सकता, तो कंसेप्ट ऑफ चार्ज इसके आधार पे हम लोग दे ही नहीं सकते। दूसरा रीजन, जो आपका प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का जो मास है ये इलेक्ट्रॉन के मास का 1837 गुना ज्यादा होता है। ठीक है, 1837 गुना ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से आपका प्रोटॉन का मास, मतलब बहुत ज्यादा भारी होता है। इस वजह से ये, दूसरा रीजन ये कि बहुत ज्यादा भारी होता है और ये चल फिर नहीं सकता, इसकी वजह से हम लोग कंसेप्ट ऑफ चार्ज प्रोटॉन के आधार पे नहीं देते और लोग कंसेप्ट ऑफ चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन के आधार पे देते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इसको नोट करना, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा नोट, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कि बाय द वे मान लो आपके पास में कोई पदार्थ है, कोई वस्तु है, उदासीन वस्तु है। ठीक है, उदासीन वस्तु है और उसका द्रव्यमान m है। अगर इस m द्रव्यमान वाली उदासीन वस्तु से अगर आप इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हो तो क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हो तो क्या होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करोगे तो इसका द्रव्यमान बढ़ेगा कि घटेगा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हो तो इसका द्रव्यमान बढ़ेगा कि घटेगा। ये आपको नोट करने के बाद कमेंट करना है। ठीक है, तो सुनना, क्वेश्चन यह था कि एक उदासीन वस्तु है जिसका द्रव्यमान जो है m है, ये कोई उदासीन वस्तु है। ठीक है, अगर ये क्या करता है, पहला काम क्या था इसका कि अगर ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इसका द्रव्यमान बढ़ेगा कि घटेगा, और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसका द्रव्यमान बढ़ेगा कि घटेगा, ये हमको बताना है। ठीक है, यही बात हुई थी कि अगर कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, उदासीन वस्तु है, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा या घटेगा, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा कि घटेगा। सिंपल सी बात है। अच्छा एक चीज कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, 9.1 गुणे 10⁻−31 किलोग्राम, ये एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो ये m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, जब इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो मान लेते हैं उसका द्रव्यमान m डैश हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करा तो उसका द्रव्यमान मान लेते हैं m डबल डैश हो जाता है। अब पूछ रहा है कि उसके द्रव्यमान में कमी आएगी कि वृद्धि आएगी। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, बाय द वे मान लो इसके पास में 10 kg का वेट था, इसका जो द्रव्यमान था, सपोज मान लेते कि जो इसका द्रव्यमान था वो 10 किलो था। ठीक है, 10 किलो में से अगर इसने 1 किलो भी कम करा, 10 किलो में से अगर इसने 1 किलो भी कम करा या फिर 1 किलो को किसी को दे दिया तो इसके पास बचेंगे 9 kg। तो पहले की तुलना में उसका द्रव्यमान क्या हो गया, कम हो गया। ठीक वही काम कह रहा है कि जब वस्तु ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा कि घटेगा, तो जाहिर सी बात है उसका द्रव्यमान घटेगा, उसके द्रव्यमान में कमी आएगी। और वहीं पे कह रहा है
कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, मतलब अगर उसने किसी से एक और ले लिया तो हो सकता है 11 हो जाए, है ना। एक किसी से ले लिया तो 11 हो जाए, उसका मतलब है कि उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान में क्या आएगी, वृद्धि आएगी। तो ये चीज याद रखना कि अगर कोई वस्तु, उदासीन वस्तु अपने परमाणु से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसके द्रव्यमान में कमी आती है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि आती है। अच्छा, एक चीज और, इलेक्ट्रॉन का त्याग करने से धनावेश बनता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से ऋणावेश बनता है। ये भी बात पता है कि इलेक्ट्रॉन के त्याग करने से धनावेश बनता है और वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो घट जाता है। इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से ऋणावेश का निर्माण होता है और वस्तु का जो द्रव्यमान है वो बढ़ जाता है। ये बात हमेशा याद रखना, गांठ मान लो एक बात की, कि अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो धनावेश बनाता है और वस्तु का जो द्रव्यमान है वो घटता है, और अगर वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि आती है और वो ऋणावेश का निर्माण करती है। ठीक है, इतनी बात याद रहेगी। तो आगे बात करते हैं हम लोग, इसी के फॉर्मूले की बात करते हैं कि द्रव्यमान में परिवर्तन का फॉर्मूला क्या आएगा। द्रव्यमान में परिवर्तन, इसका अगर हम लोग फॉर्मूला बनाए तो मान लेते हैं कि अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो कितना द्रव्यमान बाहर जाएगा। सिंपल सी बात है कि अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर उसने द्रव्यमान बाहर कर दिया। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो पूछा जाए कितने द्रव्यमान को बाहर किया, तो जितना एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है उसने उतना द्रव्यमान बाहर कर दिया। दो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो दो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर उसने द्रव्यमान का त्याग कर दिया। तीन इलेक्ट्रॉन का त्याग किया मतलब तीन इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर उसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग करने से धनावेश बन रहा है, मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर उसने इलेक्ट्रॉन को द्रव्यमान को बाहर कर दिया। दो इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं मतलब +2 × 9.1 × 10⁻31 kg। तीन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान करेगा मतलब 3 × 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक वही काम होगा अगर वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वो ऋणावेश बनाता है, मतलब अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा तो एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर वो द्रव्यमान उसका बढ़ जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो दो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर उसका जो द्रव्यमान है वो बढ़ जाएगा। तीन करेगा तो तीन, मतलब ध्यान से देखो तो जितने इलेक्ट्रॉन्स का त्याग कर रहे हैं सिर्फ उनकी काउंटिंग्स बढ़ रही है, बाकी किसी पे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जितने उसने द्रव्यमान त्याग करे वो सब इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर आ रहा है। इसका मतलब है अगर हम द्रव्यमान में परिवर्तन का फॉर्मूला निकालने जाए तो ये मान ले कि अगर उसने n इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और n इलेक्ट्रॉन को उसने ग्रहण करा तो फॉर्मूला क्या बनेगा कि n इलेक्ट्रॉन को त्याग करने से इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर वो द्रव्यमान में परिवर्तन आएगा, मतलब NMe। एक चीज और, अगर ग्रहण करेगा तो माइनस लगाते हो और त्याग करता है तो प्लस, मतलब प्लस माइनस NMe इसके द्रव्यमान में परिवर्तन आएगा। क्लियर है इतनी बात कि अगर द्रव्यमान में परिवर्तन पूछा जाए तो प्लस माइनस NMe, ये इसका फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो नोट करना। और एक चीज, अगर ये कभी पूछा जाए कि मान लो आपके पास में दो वस्तु है A और B, जिसमें से A को धनावेशित किया जाता है और B को ऋणावेशित किया जाता है, और पूछा जाए कि दोनों गोलों पे क्या फर्क पड़ेगा। A को धनावेशित करना है और B को ऋणावेशित करना है, और कह दिया जाए कि दोनों पे क्या फर्क पड़ेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करोगे। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय।